वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा के भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे ध्यान से इस पाठ को देखेंगे और समझेंगे। ये भाग 2 है समकालीन विश्व में सुरक्षा का। देखिए, इस पाठ का पाठ प्रत्यय क्या है? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। खतरे के नए स्रोत जैसे मानवाधिकार, वैश्विक निर्धनता, शरणार्थी, आप्रवासी, ये भी सब एक तरह से खतरे के स्रोत हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है और भारत की सुरक्षा की रणनीतियां क्या क्या है, इन विषयों पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई है कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। यदि दो देश आपस में मिलकर के एक दूसरे के प्रति अपना विश्वास बहाल करें तो जो हिंसाचार होता है, जो मारकाट होती है दो देशों के बीच में, वह नहीं होगी। यदि कोई देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात के लिए आश्वासन दे अपनी तरफ से वो कोई औचक हमला नहीं करेगा, वह किसी भी औचक हमले की योजना नहीं बना रहा है, तो वो अपने सैन्य बल की स्थिति, तैनाती की स्थिति बताकर उनकी गलतफहमी को दूर कर सकता है। सैन्य बल सुरक्षा को खतरा भी पहुंचाते हैं और सुरक्षा को कायम भी रखते हैं। सैन्य बल सुरक्षा को खतरा भी पहुंचाते हैं क्योंकि सैन्य बलों के कारण ही युद्ध होता है, और सुरक्षा को कायम भी रखते हैं क्योंकि जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो वो सैन्य बल ही हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। अब आता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अभी तक हमने सुरक्षा की पारंपरिक धारणाएं देखी थी, अब ये अपारंपरिक धारणा है। इसमें सुरक्षा के 3 और तत्व हैं, जैसे किन चीजों की सुरक्षा, खतरे से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसमें 3 बातें होती हैं, किन चीजों की सुरक्षा, खतरे से सुरक्षा और सुरक्षा का जो तरीका है उस पर भी प्रश्न लगाया जाता है कि वो किस तरीके का है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा माना जाता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि आप मानवता की सुरक्षा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है राज्य की सुरक्षा होगी, और यदि आप राज्य की सुरक्षा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है मानवता की सुरक्षा होगी। लेकिन यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में विदेशी सेना के हाथों मारे गए लोगों से ज्यादा उन मृतकों की संख्या है जो खुद अपनी सरकार के हाथों खेत रहे, जो अपनी सरकारों के द्वारा मारे गए। ठीक है, तो यह जरूरी नहीं है कि मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक ही बात हो। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबे से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ है व्यक्तियों और व्यक्तियों के समुदायों को जो अंदरूनी खून खराबा होता है उससे बचाना, एवं खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी तो लोग मरते हैं। अकाल में बहुत सारे लोग मरते हैं, महामारियों में बहुत लोग मरते हैं, और जब आपदाएं आती हैं तो उसमें भी बहुत लोग मरते हैं, क्योंकि युद्ध और जनसंहार से ज्यादा लोग इनसे मरते हैं। अभी जैसे देखिए कि अभी हाल ही की घटना है, वहां बादल फट गया उत्तराखंड में, और वहां पूरा का पूरा एक गांव और जो उनका बाजार था वो सब मिट्टी के अंदर या तो दब गए या बह गए, पूरा का पूरा गांव। और इसमें कुछ सेकंड ही लगे, मिनट भी नहीं लगे। तो यह जरूरी नहीं है कि
मानवता की जो सुरक्षा है वो बाहरी तत्वों से ही की जाए, सैनिक बल से ही की जाए, आतंकवाद से ही की जाए, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनमें भी जनसंहार बहुत बड़े स्तर पर होता है। मानवता की रक्षा की व्यापकतम नजरिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। मानवता की जो रक्षा है उसको यदि हम बड़े नजरिए से देखें तो इसमें दो बातें होती हैं, एक तो अभाव से मुक्ति और एक भय से मुक्ति है। ठीक है। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय, अब ये विश्वव्यापी खतरे हैं। वैश्विक ताप वृद्धि विश्वव्यापी खतरा है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी है। ठीक है। 1990 के दशक में ये विश्व सुरक्षा वाली जो भावना है ये उभरी है। ठीक है। वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश, मालदीव, थाईलैंड, नीदरलैंड जैसे देश डूब जाएंगे और इनकी जनता कहां जाएगी? मर गए सब। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये आपदाएं ऐसी हैं जिन्हें हम धीरे धीरे इनवाइट भी कर रहे हैं। वैश्विक ताप वृद्धि को तो हम इनवाइट कर रहे हैं। जितना प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण से धरती के ऊपर तापमान बढ़ता जा रहा है। जब धरती के ऊपर तापमान बढ़ता जा रहा है तो ध्रुवों पर बर्फ के जो पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं। उनके पिघलने से जो पानी है समुद्र में जा रहा है और समुद्र का लेवल ऊंचा उठ रहा है। और यदि समुद्र का लेवल ऊंचा उठता है तो समुद्र तटीय स्थान जो है वो धरती में डूब जाएंगे। जैसे अभी 2 मीटर की बात कह रहे हैं, यदि 2 मीटर समुद्र का तल ऊपर उठता है तो बहुत सारे तटीय शहर, बहुत सारे तटीय देश जिनकी ऊंचाई कम है वो समुद्र में डूब जाएंगे। तो वहां की मानवता का क्या होगा? ये वैश्विक ताप वृद्धि एक बहुत ही खतरनाक चीज है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं। अब देखिए ये वैश्विक ताप वृद्धि है। आप देख रहे हो ये जंगल जल रहे हैं, जंगलों से धुआं निकल रहा है। ये वाहन चल रहे हैं, वाहनों से धुआं निकल रहा है। ठीक है। ये स्प्रे है, अपनी फ्रिज वगैरह, फ्रिज और एसी की गैसें हैं, स्प्रे की गैसें हैं। ठीक है। और ये फॉरेस्ट फ्यूल जो है उसे जलाया जा रहा है फैक्ट्रियों में। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है इससे धुएं की एक परत बन रही है। तो समुद्र से सूरज से आने वाला तापमान धरती पर आ तो जाता है लेकिन वो वापस नहीं हो पाता धुएं की परत के कारण। जब वो वापस नहीं हो पाता है तो तापमान धरती का बढ़ता है। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सूरज से तापमान धरती पर आ तो जाता है, ठीक है, लेकिन जब उसे वापस होना चाहिए रात के समय पर तो जो धुएं की परत, जो प्रदूषण का जो धुआं होता है उसकी परत जो ऊपर वायुमंडल में दबी होती है वो उस तापमान को अंतरिक्ष में नहीं जाने देती और वो तापमान धरती पर ही रह जाता है जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान, इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि यदि समुद्र का लेवल 2 मीटर ऊंचा उठ गया, जब तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवों पर जो जमी हुई बर्फ है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो सब पिघलेंगे तो वो पानी बनेंगे। पानी बनने के बाद में वो समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का लेवल उठेगा। तो इसी तरीके से यदि समुद्र का लेवल 2 मीटर भी उठ गया तो बहुत सारे देश, बहुत सारे समुद्र तटीय नगर समुद्र में डूब जाएंगे। तो सबसे बड़ा खतरा है ये ग्लोबल वार्मिंग का। अब देखिए ये खुशहाली और बदहाली का करीबी रिश्ता है। ये सब लोग आपको खुशहाल नजर आ रहे हैं और ये जो है
फुटपाथ पर पड़ी हुई एक लेडी है या एक कोई जेंट्स है, तो इस तरह का भी असर पड़ता है। क्या गैर बराबरी के बढ़ने का सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर कुछ असर पड़ता है? पड़ता है। अब खतरे के नए स्रोत देखिए। खतरे के नए स्रोत क्या है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। ठीक है, अपारंपरिक जो धारणा है सुरक्षा की, उसके दो पक्ष हैं, एक तो मानवता की सुरक्षा और दूसरे विश्व की सुरक्षा। आतंकवाद एक राजनीतिक खून खराबा है जिसमें आतंकवादी राजनीतिक संदर्भ या स्थिति को जिसे वह नापसंद करते हैं बल प्रयोग या धमकी देकर बदलना चाहते हैं। आतंकवादी जो है उस स्थिति को जिसे वो पसंद नहीं करते उसको वो बल प्रयोग के द्वारा धमकी देके बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो विमान अपहरण भी करते हैं, भीड़ भरी जगहों जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार आदि पर बम लगाते हैं। नौवटे 11 के हमलों में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर को हमला किया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों टावर जो है उनसे जहाज टकराए और वो दोनों टावर जमीन में गिर गए, उसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक, और 26/11 के हमले में 26/11 का हमला भारत में हुआ था, जिसमें बंबई में ताज होटल पर हमला हुआ था। ये भी 26 नवंबर को हुआ था, तो इसे 26/11 कहते हैं कि ताज होटल पर हमला ऐसा ही एक कुत्सित प्रयास था। ये भी आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत में आके किया था। अब देखिए मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार की 3 कोटियां हैं। क्या? पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जिसमें अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी होती है। देखिए मानवाधिकारों की 3 कोटियां हैं। यदि कोई देश अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार देता है तो वो अपनी बात बड़े आराम से कह सकते हैं, सभा वगैरह भी कर सकते हैं, ये सब आजादी उनको होती है। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है, यानी जो व्यक्ति है उसको आर्थिक समानता मिले, उसको आर्थिक संसाधनों में हिस्सेदारी मिले, ठीक है, और सामाजिक अधिकार भी उसे मिले जिससे उसकी बेइज्जती ना हो, उसकी गरिमा बनी रहे, उसकी इज्जत बनी रहे, तो उसे सामाजिक अधिकार भी मिले। और तीसरी कोटि है उपनिवेशीकृत जनता अथवा जाति और मूलवासी। जो उपनिवेशों की जनता है, वहां के लोगों को, वहां के जातीय और अल्पसंख्यकों को, जो मूलवासी वहां के अल्पसंख्यक हैं, उनको अधिकार मिले। तो ये मानवाधिकार की 3 कोटियां हैं। पहली अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरी आर्थिक और सामाजिक आजादी, और तीसरी जो उपनिवेशी जनता है वहां पर भी जातीय और मूल अल्पसंख्यकों, मूलवासी जो अल्पसंख्यक है, उनको अधिकार मिले। तो इसे मानवाधिकार को, मानवों के जो अधिकार है वो 3 कोटि में रखे जाते हैं। ठीक है। देखिए ये वर्ल्ड ट्रेड टावर था, उस पर ये हमला हुआ था और उसके पतन के बाद का ये सीन है। ये टावर थे, 2 बड़े बड़े टावर थे, ये टावर सब नीचे जमीन पर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भयंकर आतंकवादी अटैक हुआ था। तो ये भी एक खतरे का प्रतीक है। तो इसलिए आतंकवाद बहुत बड़े स्तर पर खतरे का प्रतीक है। देखिए यहाँ पर मानवाधिकारों की बात करें तो यहाँ आयु प्रत्याशा है। जन्म के समय आयु प्रत्याशा क्या है? सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में 40 वर्ष आयु प्रत्याशा है, यानी वहां आम आदमी 40 वर्ष के लगभग जीता है। उन सभी समाजों में जहां औसत आयु प्रत्याशा 70 वर्ष से ज्यादा है, निजी आय $1000 से अधिक है।
फिर भी सन 1975 में इन देशों में आयु प्रत्याशा और आमदनी का एक ब्यौरा दिया गया। जैसे क्यूबा में, क्यूबा एक कैरेबियन कंट्री है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जहां आपस में मिलते हैं वहां कैरेबियन सागर है और उसमें एक द्वीप है, वहां क्यूबा एक देश है। तो 70 वर्ष और $540। क्यूबा की जो आयु प्रत्याशा है, यानी एवरेज आदमी वहां जो जीता है वो 70 वर्ष जीता है, और वहां की जो एवरेज इनकम है वो $540 है। दूसरा देखिए, श्रीलंका में एवरेज आदमी 80 वर्ष जीता है और वहां की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $200 है। ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग में स्थित देश है, वहां 61 वर्ष आयु प्रत्याशा है और $750 जो है उनकी प्रति व्यक्ति आय है। लीबिया जो उत्तरी अफ्रीका का देश है, वहां 53 वर्ष की आयु प्रत्याशा है और $3000 वहां की प्रति व्यक्ति आय है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि किसी देश में आय और सेवाओं का बंटवारा जिस ढंग से होता है उसका गहरा असर समाज के स्वास्थ्य की दशा पर पड़ता है। देखिए, इनकी जैसे ये लीबिया है, इनकी प्रति व्यक्ति आय $3000 है, लेकिन इनकी आयु प्रत्याशा कम है। ठीक है। इसके विपरीत श्रीलंका में देखिए, आयु प्रत्याशा 80 वर्ष है और प्रति व्यक्ति आय जो है मात्र $200 है। तो ये ऐसा क्यों है? ये उस देश की राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर है, वहां के मानवाधिकारों के ऊपर है। अब देखिए, शिशु मृत्यु दर है। 1 वर्ष की उम्र पूरी करने से पहले मृत्यु की चपेट में आने वाले शिशुओं की संख्या, स्वीडन में 1000 में से 3 बच्चे जो 1 साल की उम्र पूरे नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। विकसित देश, औसत विकसित देशों को लगाएं तो 100 में से 1 आदमी एक बच्चा मर जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो 7 में से 1 बच्चा 1 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाता और मर जाता है। ठीक है। और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 5 में से 1 व्यक्ति मर जाता है। तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? ये भोजन के अभाव, साफ सफाई की कमी और अपर्याप्त चिकित्सीय देखभाल की वजह से बच्चे और शिशु ज्यादा चपेट में आते हैं। ठीक है। अभी भी भारत में जो विकसित देश है उनका जो एवरेज है उससे ज्यादा शिशु मृत्यु दर होती है, और ऐसे शिशु जो 1 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर पाते वो चले जाते हैं। इसमें कुपोषण, साफ सफाई, हाइजीन एंड सैनिटेशन और मेडिकल एड्स की बात है, ये बहुत कम है अभी भी हमारे देश के अंदर। 5 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले बाल मृत्यु, देखिए विकासशील देशों में 50% बच्चे 5 वर्ष की आयु तक मर जाते हैं, जबकि विकसित देशों में केवल 5% बच्चे मरते हैं। तो ये मानवाधिकारों की जो पोजीशन है उसको हर तरीके से दिखाया जा रहा है, आयु प्रत्याशा के रूप में, शिशु मृत्यु दर के रूप में। ठीक है। हर तरीके से इनको दिखाया जा रहा है कि आप देखिए, खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व में जो गरीबी है वो भी खतरे का एक स्रोत है, क्योंकि फिलहाल के 760 करोड़ से जनसंख्या का आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा। आज यदि पूरे विश्व की जनसंख्या 760 करोड़ है, ठीक है, तो वो 2050 तक लगभग 1000 करोड़ हो जाएगी, जिसमें 50% सिर्फ भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में होगी। अगले 50 वर्षों में गरीब देशों की जनसंख्या 3 गुना बढ़ेगी और धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। विश्व स्तर पर देखें तो यह असमानता उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों को अलग अलग करती है।
जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं वहां जनसंख्या की कमी है, वहां जनसंख्या कम है, ठीक है, और प्राय वो सभी विकसित देश हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वहां जनसंख्या बहुत है और जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, और ये सभी देश गरीब देश हैं। कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को कम किया है और आय के साधन बढ़ाए हैं, जैसे श्रीलंका है। श्रीलंका ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया है और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाई है। अवसर की तलाश में आप्रवास और उत्पीड़न से बचने का शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं और विस्थापित जन कहे जाते हैं, जैसे कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित कश्मीर में मारे पीटे गए तो वो वहां से भाग करके दिल्ली में और देश के दूसरे शहरों में आके बस गए, और वो विस्थापित जन कहे जाते हैं। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स जैसी महामारियां आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियान के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है। क्योंकि जब व्यक्तियों का आवागमन होता है एक दूसरे देश में, जैसे आप्रवास है, जैसे व्यवसाय के बहाने से लोग जाते हैं, पर्यटन के बहाने से लोग जाते हैं, सैन्य अभियानों में एक देश की सेना दूसरे देश की सेना के संपर्क में आती है, तो वहां पर ये HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स जैसी महामारियां बढ़ती हैं। धनी देशों ने इनका उपचार कर लिया है, इन बीमारियों का उपचार धनी देशों ने तो कर लिया है, लेकिन अफ्रीकी देशों में इनका उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है, सबको उपलब्ध नहीं है, केवल धनी लोग ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी दवाएं महंगी होती हैं, तो गरीब लोग इसका उपचार नहीं कर पाते। तो ये बीमारियां भी, ये महामारी बन रही है और ये भी लोगों के लिए एक प्रकार का खतरा है। अब आप देखिए, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाएं, ये दोनों ही खतरे हैं। यहां जो मुद्दे दिखाए गए उनसे दुनिया कैसे उभरे, इस आतंकवाद से कैसे उभरे और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे उभरे, ठीक है। तमाम फौज लगाई गई है, तमाम NDRF के लोग, SDRF के लोग लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी गांव का गांव जो है दब गया है। 60-70 लोग अभी तक कुल वहां से मिट्टी में से जो दबे हुए थे वो निकले हैं, ठीक है, उनका उपचार चल रहा है। तो प्राकृतिक आपदाएं भी आतंकवाद से, महामारी से, युद्ध से ज्यादा लोगों को मारती हैं। एबोला वायरस, हेंटा वायरस और हेपेटाइटिस C जैसी नई महामारियों के बारे में जानकारी भी नहीं है। कोरोना, टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी बीमारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है, जिससे उपचार कठिन हो गया है। अब जो भी दवाएं इनकी थी उनसे इन बीमारियों ने प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है, अर्थात दवाओं का अब इनके ऊपर असर नहीं होता। जानवरों में फैली महामारियों में मैड काऊ, बर्ड फ्लू से लगता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। खतरे के प्रकार सभी के लिए एक समान नहीं है, अलग अलग हैं। जैसे मालदीव के लिए वैश्विक ताप वृद्धि, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो मालदीव के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यदि एक 1-1.5 मीटर भी पानी बढ़ता है तो मालदीव तो पूरा डूब जाएगा, ठीक है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक ताप वृद्धि है, वो मालदीव के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तथा दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? HIV, एड्स है। वहां ये बीमारी बहुत बड़े स्तर पर फैल रही है और लोग इसका उपचार भी नहीं करा पा रहे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। अब सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है? आतंकवाद से लड़ने अथवा मानवाधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की भूमिका हो, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, आप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंध
तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से ज्यादा सहयोग की रणनीति कारगर होती है। अब ये सब चीजें जो है वो सहयोग के आधार पर होती हैं, ठीक है। जैसे आतंकवाद को भी सहयोग के आधार पर रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। गरीबी को मिटाने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे तेल मंगाते हैं हम, प्राकृतिक तेल, और बहुमूल्य धातुएं मंगाते हैं, उनकी आपूर्ति बढ़ाते हैं, और आप्रवासी और शरणार्थियों की जो आवाजाही है उसकी व्यवस्था करते हैं, प्रबंध करते हैं। तो ये सब चीजें हम सहयोग के आधार पर एक दूसरे देश के साथ कर सकते हैं। अब देखिए, ये आतंकवाद है, विभिन्न तरीके का आतंकवाद, ठीक है। और इस आतंकवाद के आधार पर लोगों को मारा जाता है, लोगों को हमेशा इससे खतरा रहता है, लोगों को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से खतरे की प्रकृति को देखते हुए विपक्षीय, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा विश्व स्तर पर ऐसी रणनीति बनाई जा सकती है जिनसे देश खतरे से निपटने में सक्षम बन सके, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं कि जहां पर खतरा महसूस हो, उस खतरे को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए रणनीति बनाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस तथा दानदाता धार्मिक संस्थाएं, मजदूर संगठन, धार्मिक संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यावसायिक संगठन, निगम तथा जानी मानी हस्तियां भी इसमें शामिल होकर के इस सहयोग मूलक सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करके, विश्वास बहाली करके, और इनको सहयोग के आधार पर बढ़ा सकते हैं। कभी कभी सहयोग मूलक सुरक्षा में जब सरकार ही जनता को मार रही हो तो बल प्रयोग करना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। फिर वहां पर सरकार को रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए, ये शरणार्थी है। ये शरणार्थी जब किसी देश में किसी प्रकार का कोई सैन्य बल या कोई सरकार या जब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो लोग उस स्थान को छोड़ करके सुरक्षित स्थान की तरफ पलायन करते हैं, ठीक है। इन्हीं को शरणार्थी कहा जाता है। अब भारत की सुरक्षा की रणनीतियां क्या हैं? भारत को पारंपरिक और अब अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे हैं और बाहर से भी। इसलिए भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। पहला घटक क्या है? सैन्य क्षमता को मजबूत करना। जो अपनी सेना है और जो उसकी कैपेसिटी, जो उसकी क्षमता है, उसको मजबूत करो। दूसरा घटक क्या है? अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करो। सुरक्षा हितों को बचाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आवाज उठाती हैं, उन संस्थाओं को मजबूत करो। तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। देश में अंदरूनी सुरक्षा समस्याएं क्या हो सकती हैं? आतंकवाद हो सकता है, आपदाएं हो सकती हैं, महामारियां हो सकती हैं। तो देश की जो अंदरूनी समस्याएं हैं, सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं, आपदा, महामारी और आतंकवाद, ठीक है, इनसे निपटने की भी तैयारी भारत जो है कर रहा है। चौथा घटक है भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिक को गरीबी और अभाव से निजात मिले। ज्यादातर जो लोग हैं हमारे देश के अंदर, उनको गरीबी से भी और अभावों से भी निजात मिले और नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा न हो, ठीक है। धनी बहुत ज्यादा धनी न हो जाए, गरीब बहुत ज्यादा गरीब न हो जाए। इसलिए सरकार अपनी नीतियां ऐसी बना रही है कि धनी लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल करती है और गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देती है,
जिससे कि आर्थिक असमानता जो है देश के अंदर ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि आर्थिक असमानता भी आगे चल के विद्रोह का कारण बनती है, जो सुरक्षा के लिए खतरा होता है। ठीक है, तो भारत सरकार की जो सुरक्षा रणनीतियां हैं वो ये 4 तरीके की हैं। पहला, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। दूसरा, सुरक्षा हितों को बचाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून है उन्हें मजबूत करना। तीसरा, अंदरूनी सुरक्षा की समस्याओं से निपटने की तैयारी करना। और चौथा, अपने देश के अंदर बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले ऐसी प्रयास करना, और नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा न बढ़े इसका प्रयास करना। इस प्रकार हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का पाठ 5 पूरा होता है। इसके प्रश्नोत्तर अगले सेशन में हम आपको देंगे। पाठ को बढ़िया तरह से सुनिए, समझिए, और पाठ जब पूरी तरह से समझ में आ जाता है उसके बाद फिर प्रश्नोत्तरों को याद करिए। अगले प्रश्नोत्तर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।